हेलो, नमस्ते, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल। बिहार स्टेट 2024 फिजिक्स पेपर 2 महामैराथन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि यह क्लास चल रही है, आज सेट नंबर 3 हम आपके सामने लेकर उपलब्ध हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हम आपसे बात कर रहे हैं प्रश्नों पर। इससे पहले सेट 1 और सेट 2 मैं करा चुका हूं। आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के बिहार स्टेट 2024 फिजिक्स पेपर 2 का प्लेलिस्ट खोलकर उसमें देख सकते हैं। आई बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो का सैंपल आ जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के लिए जो फिजिक्स पेपर 2 के लिए तैयार हो रहे हैं। एक सूचना मैं और दे दूं कि आर्ट ऑफ टीचिंग का भी क्लास चल रहा है हमारे इस चैनल पे, तो आर्ट ऑफ टीचिंग की क्लास भी देखना ना भूलें। उसमें भी 50 क्वेश्चन के जो सीरीज है वो चल रहे हैं, तो वो तो सबके लिए हेल्पफुल है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। उसके लिए भी प्लेलिस्ट हमारा बना हुआ है, अलग से जाएंगे आप प्लेलिस्ट में, यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में, तो आपको बिहार स्टेट 2024 का एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें इसकी पूरी वीडियो पड़ी हुई है। तो चलिए बात शुरू करते हैं प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न है, 2 वाटर ड्रॉपलेट्स यानी 2 पानी की बूंदें, छोटी बूंदें, 2 वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब छोटी बूंदें, मर्ज विथ ईच अदर, जब दोनों को मिलाएंगे, फ्रॉम अ लार्ज ड्रॉपलेट्स, तो एक बड़े ड्रॉपलेट्स तो बनेगा। तो इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होगा? तो इस प्रोसेस में ये होगा कि ऊर्जा निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एनर्जी इज लिबरेटेड। तो 2 छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंदें बनती है, अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता है। ये बात सही है कि जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो घटेगा, लेकिन इस प्रोसेस में क्या होगा, हमसे ये पूछा है कि इस प्रोसेस में होगा क्या, तो इस प्रोसेस में ऊर्जा निकलेगी। अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, द रेन ड्रॉप्स आर इन स्फेरिकल शेप ड्यू टू। जो रेन ड्रॉप्स है, जो वर्षा की बूंदें हैं, वो स्फेरिकल होती है यानी कि गोल होती है। तो क्यों होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। ये बहुत आसान सा सवाल है फिजिक्स का कि जो वर्षा की बूंदें होती है वो सरफेस टेंशन के वजह से, पृष्ठ तनाव के वजह से क्या होती है? गोल होती है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द फिजिक्स अंडरलाइंग द ऑपरेशन ऑफ अ रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज मोस्ट क्लोजली रिसेंबल्स द फिजिक्स अंडरलाइंग, यानी कि जो हमारी भौतिक विज्ञान है उसके अंदर जो हमारा रेफ्रिजरेटर ऑपरेट होता है वो मोस्टली किस चीज़ के लिए क्लोजली होता है, किस चीज़ के में उसमें रिसेंबलिंग किया जाता है? रिसेंबलिंग, तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर, तो पानी का रिसेंबलिंग होता है उसमें, यानी कि पानी को जमाया जाता है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट सवाल है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज स्पेशली कॉज्ड ऑफ, यानी कि जो उष्मागतिकी का प्रथम नियम है, फर्स्ट लॉ, वो किस बात को स्पेशलाइज्ड करता है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगला सवाल लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशन, किन निम्नलिखित में से किन दोनों का बीमा बराबर है? तो 2 ऐसे हैं जो जिसकी बीमा बराबर है, तो ए बी सी डी में कौन सा सही जवाब है बताइए? तो टॉर्क यानी बल आघूर्ण एंड पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों की बीमा बराबर होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं, देयर विल बी एन इंक्रीज इन ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इफ वर्क इज डन अपॉन द सिस्टम बाय, कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारे सिस्टम से कैसे काम करता है, यदि यानी कि अगर हमें समझना है कि यदि संरक्षी बल जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी, वो संरक्षी बल द्वारा किस सिस्टम पे कार्य होता है, और अगर किसी सिस्टम पर ये कार्य होता है तो अपॉन अ सिस्टम, तो सिस्टम बाय, तो सिस्टम क्या करती है? तो सिस्टम में ऊर्जा का बढ़ाव होता है, यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है। एक्चुअल में वो सिस्टम स्थितिज ऊर्जा को बताता है संरक्षी बल, तो एक कंजर्वेटिव फोर्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ लिखा है कि यदि संरक्षी बल द्वारा निकाय पर कार्य होता है, यानी किसी सिस्टम पर कार्य होता है पोटेंशियल एनर्जी का, तब निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, एक कंजर्वेटर फोर्स जो है वो बढ़ जाती है। अगला सवाल है, intensity of the gravitational field inside the hollow spherical cell is,
यानी होलो स्फेरिकल का मतलब होता है खोखला गोला के अंदर कोई द्रव्यमान ना होने के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती। तो इसका कहना है कि इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता इनसाइड द होलो स्फेरिकल खोखले गोले के अंदर कैसा होता है, तो वो भाई साहब वो 0 हो जाती है, शून्य हो जाती है। अगला सवाल लेते हैं, इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग द वैल्यू ऑफ g एट द इक्वेटर विल, यानी कि यदि हमारी पृथ्वी घूमना बंद कर दे, स्टॉप रोटेटिंग द वैल्यू ऑफ g, तो g का जो वैल्यू है, जो मान है, वो इक्वेटर पर यानी कि भूमध्य रेखा पर क्या होगी। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा और पोल मतलब ध्रुव, तो क्या हो सकता है, इंक्रीज होगी, रिमेन्स सेम रहेगी, डिक्रीज हो जाएगी, नन ऑफ द एबव। तो चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं इसका डिटेल्स। कहता है यदि पृथ्वी का घूमना बंद हो जाए तो ओमेगा 0 अर्थात जी का मान भूमध्य रेखा पर घटने के बजाय बढ़कर जी के बराबर हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। तो द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग द वैल्यू ऑफ जी एट द इक्वेटर विल बी इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लेन ग्लास स्लैब इज केप्ट ओवर वेरियस क्लाउड letters, the letter which appears last rise text। कहने का इसका अर्थ है कि प्लेन ग्लास स्लैब है, कोई भी एक प्लेन ग्लास है, उसको जब आप कलर्स में रखते हैं, कलर्स लेटर्स के पास, तो लेटर विच appears लास्ट राइज्ड, तो कौन सा लेटर जो है appear होगा, ये ज्यादा दिखेगा। तो आपको भी पता है कि जो रेड कलर है वो ज्यादा दिखेगा, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है तथा आवृत्ति कम होती है, तो लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। विचलन का मतलब बिखराव, यदि लाल रंग बिखरेगा कम तो सही बात है कि वो दिखेगा दूर से, इसलिए खतरे के निशान लाल हैं, ट्रैफिक सिग्नल के निशान लाल हैं, हमारा ब्लड का रंग लाल है। तो लाल रंग अगर यहाँ है तो उसका बिखराव कम होता है, इसीलिए ये दूर तक आता है। लेकिन यदि बैगनी रंग यहाँ पर है तो इसका बिखराव इतना ज्यादा होता है कि यहीं फैल जाता है, इसलिए आकाश का रंग क्या होता है, नीला होता है। अगला सवाल लेते हैं, बाय ज्वाइनिंग, यानी कि अगर हमारे पास दो लेंस हैं, दो लेंस को अगर ज्वाइन करना है, क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन ऊपर छिपा हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एन एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन, यानी अवर्णक लेंस संयोजन जो है, एन एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, तो अवर्णक लेंस संयोजन इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग। तो जब हम अवर्णक लेंस संयोजन को ज्वाइन करते हैं, साथ करते हैं, तो उसमें कौन कौन से लेंस लगाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो अवर्णक लेंस संयोजन होता है उसमें एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। क्लियर हो गया, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। अगला सवाल, द लेंथ ऑफ अ सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज, जो टेलीस्कोप होता है उसका सिंपल जो सरल सूक्ष्मदर्शी होती है, उसकी जो टेलीस्कोप होता है सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी, उसका लेंथ क्या होता है। तो देखिए उसमें दो लेंस लगे होते हैं, तो उस दो लेंस की जो दूरी होती है वही होती है। इसका मतलब द सम ऑफ फोकल लेंथ, उसकी जो फोकस दूरी होती है लेंस की, एक की मान के चलिए 2 मीटर, इसकी ये भी 2 मीटर, तो कुल 4 मीटर लंबी होगी। तो जितना दूर आप लेंस लगाएंगे वही तो उसकी दूरी होगी। तो L बराबर होता है फॉर्मूला FO प्लस FE। ओके, FO प्लस FE मतलब एक लेंस की फोकस दूरी और फिर दूसरे की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए वेसल्स कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी क्वेश्चन कहता है कि ए वेसल्स कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज, कि जब एक बर्तन में कई प्रकार के डिफरेंट अलग अलग प्रकार के गैस को भर देते हैं, तो उसके अंदर जो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, तो उसके अंदर क्या प्रोसेसिंग होगा, क्या होगा उसमें। तो जब ऐसा हम लोग करते हैं तो इस स्थिति में द एवरेज स्पीड ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इज द सेम। तो जब विभिन्न प्रकार की गैस को एक बर्तन में भर दी जाती है तो उनकी औसत गतिज ऊर्जा प्रत्येक अणुओं के समान होती है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द एवरेज स्पीड ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इज द सेम, यानी कि जो स्पीड होगा एवरेज वो डिफरेंट मॉलिक्यूल में होने के बावजूद भी अणुओं की समान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल है, ए सिंपल गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2,
द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस इज ग्रेटेस्ट व्हेन द एक्सपेंशन इज। इसका कहने का अर्थ है कि जो एक साधारण गैस एक्सपेंस है उसमें वॉल्यूम V और V2 को जब अमाउंट टोटल अमाउंट के साथ वर्क कराया जाता है तो गैस इज ग्रेटेस्ट व्हेन द एक्सपेंशन इज आइसोबैरिक। इसके अंदर क्या होता है? आइसोबैरिक, समदाबी, यानी समदाबी वक्र द्वारा घिरे क्षेत्र का मान अधिक होता है अतः कार्य सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज विल बी मोस्ट डिजायरेबल फॉर अ कुकिंग पोट। यानी खाना पकाने का जो बर्तन होता है, कुकिंग पोट, खाना पकाने का बर्तन, उसका जो कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टीज विल बी मोस्ट डिजायरेबल, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो कौन, ऐसी प्रॉपर्टीज क्या होती है जो डिजायरेबल है, जो चाहिए होता है। तो खाना पकाने का जो बर्तन है उसकी जो चालकता है वो अधिकतम होना चाहिए तथा विशिष्ट ऊष्मा न्यूनतम होनी चाहिए। चालकता अधिकतम होगी तभी तो जब हम उसे गर्म करेंगे गैस चूल्हे पर तो वो अधिक से अधिक ऊष्मा को लेके जाएगा। चालकता बहुत तेजी से होगी, इसलिए इसका जवाब क्या होगा? तो हाई स्पेसिफिक हीट एंड लो कंडक्टिविटी, लो स्पेसिफिक हीट एंड हाई कंडक्टिविटी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल लेते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज ऑल्सो अप्लीकेबल ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग। जो न्यूटन का शीतलन नियम है वो किस लॉ को फॉलो करता है? तो न्यूटन का जो शीतलन नियम है प्राकृतिक संवहन क्षय पर भी लागू होता है। तो नेचुरल कन्वेक्शन लूजेस होता है, जहां पिंड का ताप ये थीटा तथा वातावरण का ताप थीटा 0 के बीच अंतर कम होना चाहिए। तो ये नेचुरल कन्वेंशन लॉसेस होता है। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है वो नेचुरल कन्वेंशन लॉसेस होता है, लूज होता है, मतलब कम होता है। ए पॉलिश्ड मेटल प्लेट विद द रफ ब्लैक स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिश्ड मेटल प्लेट, मैंने एक प्लेट है जो पॉलिश्ड है विथ रफ ब्लैक स्पॉट, ब्लैक स्पॉट उसमें है, जैसे एक पॉलिश्ड है इसमें एक ब्लैक स्पॉट। On it's heated about 1400 केल्विन एंड क्विकली टेकन इन द डार्क रूम। जब उसको गर्म करते हैं 1400 केल्विन टेम्परेचर से एंड क्विकली और तेजी से लेके आते हैं डार्क रूम में, अंधेरे रूम में, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल ट्रू। तो क्या हमें देखने को मिलता है? द स्पॉट विल बी अपीयर ब्राइटर देन द प्लेट। तो दो जो स्पॉट होगा यानी कि ये जो ब्लैक स्पॉट होगा वो ज्यादा होगा इस प्लेट से। क्लियर है? क्यों होगा? क्योंकि देखिए ये प्लेट है, ये व्हाइट भाग जितना तेजी से लेगा उतना तेजी से फेंकेगा एनर्जी को, लेकिन ये ब्लैक स्पॉट धीरे धीरे लेता है और धीरे धीरे फेंकता है। यानी कि एक किरचॉफ का एक लॉ था कि अच्छा अवशोषक अच्छा उत्सर्जक होता है, अतः काला स्पॉट अंधेरे में ज्यादा चमकदार होगा। कोई भी चीज आप धीरे धीरे पाएंगे तो आपसे जाएगी भी धीरे धीरे, लेकिन तेजी से जाएंगे तो धीरे धीरे तेजी से जाएगा। किसी से दोस्ती आपको बहुत तेजी से होती है तो बहुत तेजी से उससे दुश्मनी भी होती है, लेकिन दोस्ती में धीरे धीरे प्रेम बढ़ करके दोस्ती बहुत ऊपर तक जाती है तो उसको छूटने में बहुत टाइम लगता है। देखते हैं लोग बर्दाश्त नहीं कर सकता है, 2-3 साल ब्रेकअप के बाद रोते रहता है लोग। चलिए, यानी कि जो रिलेशन होता है वो धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए, तब वो धीरे धीरे ऊपर नीचे आता है। किरचॉफ का यही लॉ है कि एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है। कब तेजी से लेंगे तो तेजी से फेंकेंगे, धीरे धीरे लेंगे तो धीरे धीरे फेंकेंगे। अब बाकी आप लोग समझ गए होंगे, बहुत समझदार हैं आप लोग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चेंज द फ्रीक्वेंसी ड्यू टू डॉपलर्स इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो डॉपलर इफेक्ट के कारण क्या प्रोड्यूस करता है? तो जो देयर इज अ क्वेश्चन ऑप्शन ए बी सी डी क्या होता है? तो ऑप्शन इसका सी इज द करेक्ट आंसर। देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। यानी कि जो डॉपलर इफेक्ट होता है कि सोर्स क्या है, जैसे कहीं से सीटी बज रही ट्रेन की आवाज़ वो, और आप कहाँ खड़े हैं वो, इसका बीच का जो सोर्स एंड डिस्टेंस जो है वो कवर करता है, और उसकी गति क्या है, मोशंस क्या है। अगला यहाँ पे लिखा है, देखिए डिटेल्स में। डॉपलर के प्रभाव से जब स्रोत तथा श्रोता के बीच सापेक्षिक गति होती है तब आवृत्ति में परिवर्तन होता है। सापेक्षिक गति होती है तब परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। If a star emitting yellow light start accelerating towards the earth, its color as seen from the earth will। यानी कि कोई जो तारा है, जो तारा पृथ्वी पर आता है, जो जिसका प्रकाश आता है, तो इसकी आवृत्ति बढ़ती है तो हमें दिखता कैसे है? तो ऐसे तो तारा हमें ग्रेजुअली वायलेट कलर का दिखता है, टर्न ग्रेजुएट वायलेट कलर, लेकिन वो पीला प्रकाश उत्सर्जन करने वाला तारा पृथ्वी की तरफ त्वरित होता है तब इसकी आवृत्ति बढ़ती है। इस प्रकार तारा पृथ्वी से देखने पे बैंगनी रंग का पड़ता है। देखिए जिसकी आवृत्ति सबसे आवृत्ति ज्यादा होती है बैंगनी का,
इसलिए इसका बिखराव ज़्यादा होता है, इसमें एनर्जी पावर ऑफ ज़्यादा होता है। तो जो तारा होता है उसका पावर वही होता है। तो वायलेट कलर में हमें दिखता है क्योंकि बैगनी कलर जो है उसकी आवृत्ति बहुत तेज होती है। तो जब प्रकाश चलता है तारा से तो वो धीरे धीरे इतना तेज आवृत्ति का हो जाता है कि वो बैगनी कलर में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए हारमोनियम द इंटरमीडिएट नोट्स बिटवीन नोट्स एंड इट्स ऑक्टेव फ्रॉम, यानी नोट्स और एंटी नोट्स पढ़े होंगे आप। ये जो जब कोई वेव चलता है ये तो ये और ये, तो इसमें जो नोट्स और एंटी नोट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि गुणोत्तर माध्य जीएम होता है। इस टाइप से जब ऐसे करते हैं हम लोग बढ़ते हैं तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के साथ बढ़ता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं। ए डाइलेक्ट्रिक इन इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द कंडेंसर kept at a constant potential difference than the charge on condenser, यानी कहना इसका है कि किसी संधारित्र में पराविद्युत पदार्थ डालने पर उसकी धारिता क्या हो जाती है। तो देन द चार्ज ऑफ कंडेंसर, तो संधारित्र, कंडेंसर क्या होता है, संधारित्र। तो जब संधारित्र में पराविद्युत पदार्थ डालने पर उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है। ऑप्शन बी। अगला सवाल, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज, तो किरचॉफ्स का प्रथम नियम से किसका संरक्षण करता है, तो चार्ज का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अतः किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आवेश संरक्षण का नियम है, यहाँ लिखा है। अगला सवाल लेते हैं। ए ग्रेविटेशनल मास इज प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल मास गुरुत्वीय द्रव्यमान या गुरुत्वीय मास का मतलब द्रव्यमान, प्रोपोर्शनल टू द बल, गुरुत्वीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडक्टर में स्टोर एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड, जो इंडक्टर होता है वो स्टोर करता है एनर्जी को किस रूप में, मैग्नेटिक फील्ड में, इट्स मैग्नेटिक फील्ड में। द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड टू द रिड्यूस एनर्जी लॉसेस ड्यू टू ईडी करंट, यानी कि जो ट्रांसफार्मर का कोर है उसको लेमिनेट किया जाता है, यानी कि उसको हम वार्निश करते हैं, लेमिनेट करते हैं। किसके कारण, क्यों करते हैं, ताकि एनर्जी लॉस कम हो। कौन सा एनर्जी लॉस कम हो, तो ईडी करंट, भांवर धारा, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, भांवर धारा। अगला सवाल लेते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर का के कोर लिमिटेड होते हैं जिसके कारण भांवर धाराएं के कारण उत्पन्न विद्युत क्षय कम हो जाए, यानी भांवर धारा का जो विद्युत को क्षय करता है वो हम कम कर सकते हैं। अगला सवाल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन सीरीज इज फाउंड इन द विजिबल रीजन, तो बाल्मेर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी दृश्य प्रकाश में होती है, डायरेक्ट याद रखिए, थ्योरी है। द फंक्शन ऑफ अ मॉडरेटर इन ए रिएक्टर इज, तो रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य क्या होता है, तो फंक्शन मतलब कार्य। मॉडरेटर का कार्य रिएक्टर में क्या है, तो न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है, टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द एनर्जी प्रोड्यूस इन द सन इज ड्यू टू फ्यूजन रिएक्शन, नाभिकीय संलयन, ये सौर ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन होता है। अगला सवाल, इट इज पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडल वेव्स बाय स्टडीइंग इन द प्रॉपर्टीज ऑफ पोलराइजेशन, यानी ध्रुवन सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगों में होता है। ध्रुवन सिर्फ किस में होता है, अनुप्रस्थ तरंगों यानी प्रकाश में। अगला सवाल लेते हैं। इन स्टेशनरी वेव्स अपरागामी तरंगों में क्या होता है, तो अपरागामी जो तरंगे होती है निस्पंदन पर ऊर्जा न्यूनतम होता है, प्रस्पंदन पर ऊर्जा अधिकतम होता है। तो इसका सही आंसर है एनर्जी इज मिनिमम एट नोड्स एंड मैक्सिमम एट एंटी नोड्स। टू रिमूव हाइपरमेट्रोपिया लेंस यूज्ड एज कॉन्वेक्स मिरर, यानी दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हाइपरमेट्रोपिया और निकट दृष्टि दोष को निकल के मेट्रोपिया। देखिए, दूर दृष्टि का मतलब ये हुआ कि दूर दृष्टि है तो दोष कहाँ है, नजदीक में। नजदीक दिखाने के लिए अवतल लेंस, नजदीक दिखाने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का। अगर कहेगा कि निकट दृष्टि दोष, तो निकट अदृष्टि, यानी इसकी निकट दृष्टि है तो दोष कहाँ है, दूर में। तो दूर देखने के लिए हमें कैसा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो हम यूज करते हैं अवतल लेंस का। चलिए नेक्स्ट। द फाइनल इमेज प्रोड्यूस बाय ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज, साधारण सूक्ष्मदर्शी में वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच होती है, अतः प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। तो आभासी तथा सीधा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। टू ऑब्जर्व डिफ्रेक्शन द साइज ऑफ एन ऑब्स्टेकल,
शुड बी ऑफ द सेम ऑर्डर एज वेवलेंथ। तो विवर्तन के लिए विरोध का आकार तरंगदैर्घ्य के तुलनीय होना आवश्यक है, यानी जब विवर्तन की घटना प्रकाश में देखी जाती है उसके लिए तरंगदैर्घ्य का जो आकार है वो तुलनीय होना चाहिए। अगला सवाल है, फ्रॉम विर्वेस्टर्स लॉ फॉर पोलराइजेशन इट फॉलोज दैट द एंगल ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स अपॉन। ध्रुवन कोण अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, सीधी सीधी बात है। ध्रुवन कोण जो होता है वो अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। तो द वेवलाइट पर नहीं, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ओरिएंटेशन, प्लेन ऑफ वेरिएशन ऑफ ओरिएंटेशन, नन ऑफ द वेव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। कहता है ध्रुवन कोण अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, तो जो पोलराइजेशन एंगल है वो रिफ्रैक्टिव पर करता है, जो ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिविटी सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंस व्हिच। तो क्वेश्चन है ऑप्टिकली यानी कि जो प्रकाशिक है वो एक्टिव सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंस व्हिच, इसमें से कौन सा। तो ऑप्टिकल एक्टिव पदार्थ ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देता है, उदाहरण चीनी का घोल लैक्टिकम। तो रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी सब्सटेंस क्या करता है, रोटेट द प्लेन पोलराइजेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट में पोलराइजेशन करता है प्लेन, रोटेट यानी घुमा देता। तो आज के लिए इतना ही। अब यहाँ प्रश्नों का सीरीज खत्म होता है। नेक्स्ट सेट 4 में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय दें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें हौसला दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। आज के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।